तो सर, मैं जब चाय का ब्रेक था, एक बात दिमाग में आई। क्या आपसे बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए बोलिए, है तो और पूरा दिन आपका सुनने के लिए खड़ा है इधर पूरा। थैंक यू सर। तो आपने कभी देखा है, हमारी जब जॉइंट फैमिली होती है, अभी भी होगी, अभी काफ़ी कम है, तो तभी सर हम देखते थे कि जो मुखिया होता है फैमिली का, हमेशा वही पैसे कमांड करते हैं। आज हमने कमाए हैं, और लेकिन उनकी जो वाइफ होती है ज़्यादातर वही स्पेंड करती है, राइट? इट्स वेरी बैड फॉर द हस्बैंड साइड ना, शुड नॉट टॉक लाइक दैट, आई फील सो। नहीं सर। हाँ बोलिए हाँ, ना सर। नहीं ऐसा बुरा लगते हैं ना वाइफ लोगों को। अरे घर में क्या क्या काम करना पड़ते हैं, घर के पूरे बर्तन साफ करने का, घर साफ सफाई करने का, बच्चे का संभालने का, बच्चे को स्कूल में लेके जाने का, बाजी लेके आने का, खाना बनाने का, खाना खिलाने का, और क्या क्या काम करना पड़ता है। इसके बीच में आके बोलते हैं, वो पूरा टाइम मजा मस्ती ऑफिस में करके आके बोलते हैं मैं कमाते हैं, तुम पूरा खर्चा करते रहते हैं। ऐसा करेगा तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है, एज नॉट, प्लीज एक्सक्यूज ऑल द मेन इन दिस ऑडिटोरियम, मैं इनकी साइड ले रहे तो थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है वो लड़की फीमेल भी कमाते हैं ना। आई एम नॉट टेलिंग फीमेल, ऑल द सी इवन इफ इट इज मिक्स्ड फैमिली, जॉइंट फैमिली, उधर जो कोई काम नहीं करते वो भी कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, उसको भी इकोनॉमिकल इक्वेशन में डाल देंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कमा के लेके आते उससे ज़्यादा ये कमाते रहेगा ये, लेकिन वो पिक्चर में आते ही नहीं है। वो बहुत सैड बात है, बहुत दुखी बात है। तो सर, उसको मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर यही हम हॉस्पिटल में देखा जाए, हाँ, तो ये जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो है हमारा हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो है मेंबर्स। और जैसे आप बोल रहे थे, कमाता कौन है? का हॉस्पिटल। लेकिन ये मानते हैं कि CSSD ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हमेशा खर्चा करवाता है। बहुत सही बात है। लेकिन हम आज यहाँ पे आए हैं कि हम खर्चा करवाते तो है, लेकिन हम रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं। बहुत सही बात है, ये हमको एक्सपीरियंस हो जाते हैं CSSD में काम करके। इतने ही लोग इधर, पहले मैडम एक क्वेश्चन पूछा था कितना लोग CSSD में काम कर रहे हैं, बहुत हाथ ऊपर आए। उन लोग सब एग्री करेगा कि कोई चीज़ के लिए ऐसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर नया स्टरलाइजर या इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी चीज़ के लिए हम लोग ऐसा CEO के सामने सब खड़ा रहेगा, अपॉइंटमेंट तो पहले लेना पड़ता है, सेक्रेटरी से पहले फेस दिखाना पड़ता है, और ये कितना कितना रुकावट हो जाता है। अल्टीमेटली उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन ये सब रहेगा तो ही हमको आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। लेकिन ये बोलने के लिए यहाँ पे कौन है? ऐसा कौन है जो हमेशा, जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस CSSD में है ना, जो सबसे ग्रे हेयर हो गया, ऐसा वाला कौन आदमी है? सर यहाँ पे तो है, और यहाँ पे हाँ, कैप्टन सर, बबन सर, बबन सर आप आ जाइए। क्लासिक एग्जाम्पल है, बबन सर इज द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन हमारे यहाँ पे उनकी श्रीमती जी है मैडम, तो बबन सर का ख्याल तो मैडम ही रखते हैं। So we'll invite Baban sir to kindly be our next speaker and take us through this forum. How to Thank make you, sir. CSSD a revenue department. Very, very important. Please listen to him. Very important topic. You may have some doubts also. Please express your doubts by writing it in the Dropbox. अभी तक Dropbox में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. I don't know afterwards anybody put. Time है 2 बजे तक. Please डाल दीजिए. Bhavan sir, please take the dice. मुक्ता ने तो कास्ट सेंटर कल ही करा दिया था, गफार खान मार्केट में लेके चली गई हैं। गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा है, गुड़ी पड़वा का दिन है। आप सभी लोगों को बधाई गुड़ी पड़वा की, नव वर्ष की। आज जो हमारा टॉपिक है transforming CSSD from cost center to profit center. We all know that CSSD plays a very crucial role in preventing healthcare associated infections among patients that directly impacts
पेशेंट्स एंड पेशेंट सेफ्टी एंड हॉस्पिटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आप ये देखिए, ऑल डिपार्टमेंट्स आर हेल्दी व्हेन स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट इज हेल्दी। ये डिपार्टमेंट इतना क्रूशियल है, इतना इसका अहम रोल है कि इसको हम हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल कहते हैं, क्योंकि इसके फंक्शंस मैच करते हैं हार्ट की जैसे से। तो क्या हमारा हार्ट कॉस्ट सेंटर हो सकता है? क्या आपका हार्ट कॉस्ट सेंटर है? नहीं। और हो भी सकता है। कब हो सकता है? जब आप सीडेंट्री लाइफ जिएंगे, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आपकी होगी, अनहेल्दी फूड्स आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आपका हार्ट कॉस्ट सेंटर हो सकता है, आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इन द सेम वे हमारी सीएसआईटी की सर्विसेज भी अगर एफिशिएंट हैं तो कॉस्ट सेंटर वो नहीं हो सकता है। अगर वहाँ इनएफिशिएंसी आई, वर्कफोर्स या आपकी जो प्रोसेसेस है, वर्क फ्लो है, वो इनएफिशिएंसी है वहाँ पे, तो ये कॉस्ट सेंटर हो सकता है। और ये परसेप्शन उस समय ज़्यादा हो जाता है जब हमारी एनुअल अप्राइजल का टाइम आता है, सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो कई हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट बोलता है कि आपके डिपार्टमेंट से तो कोई रेवेन्यू जनरेशन है ही नहीं, कोई प्रॉफिट है ही नहीं, हम कहाँ से आपका इंक्रीमेंट बढ़ाएं। तो ये क्यों है परसेप्शन? इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीएसआईटी के सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो लिमिटेड रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन कंसीडरिंग अदर डिपार्टमेंट्स जैसे एक्सरे है, लैब है, उनके कंपैरिजन में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। और वो क्या क्या है वो आगे हम बात करते हैं। अब हाई ऑपरेशनल कास्ट कब हो जाती है? ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोसेस एंड वर्कफ्लोज, लिमिटेड बजट एलोकेशंस एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इस पे आने वाली स्लाइड्स में सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़। सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन है कॉस्ट सेंटर समझे जाने का, नो डायरेक्ट बिलिंग ऑफ इट्स सर्विसेज टू पेशेंट। पेशेंट से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। हमारी सर्विस ऐसी नहीं है, कोई भी सर्विस कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकती है अगर वो एफिशिएंट सर्विस है। तो इनएफिशिएंसी रहेगी तो चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी सर्विसेज एफिशिएंट रहते हुए भी कॉस्ट सेंटर समझी जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट से हमारा कांटेक्ट नहीं होता है। हमारी बिलिंग जो है कोई और डिपार्टमेंट करता है। जो सर्विस हम वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं उसकी बिलिंग अदर वार्ड डिपार्टमेंट करते हैं और वो उसको अपने अकाउंट में शो करते हैं। आपके पास कुछ नहीं होता है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करें ये भी बात करेंगे हम लोग। और दूसरी है डिपेंडेंस ऑन सर्जिकल एंड जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके ऊपर हमारा है। जो हम अपने आप में कुछ भी नया जनरेट नहीं कर सकते, नए सेट्स की ज़रूरत हमें नहीं हो सकती है, नए प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें नहीं हो सकती अनलेस हमारे दूसरे हॉस्पिटल वार्ड जिनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, मेनली 80-90% डिपेंडेंसी ओटी के ऊपर होती है एंड दूसरे वार्ड्स हैं, वहाँ से जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है हम अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशंस है। और दूसरी है फ्लक्चुएशन इंटरनल डिमांड्स। फ्लक्चुएटिंग कब वो ये चीज़ होती है, जैसे एक तो ऑफ सीजन होता है जिसमें सर्जरी कम हो जाती है, या कोई एपिडेमिक्स हो गया, जैसे आपका कोविड-19 था। कोविड-19 के समय में आपका बहुत सीएसआईटी ऑलमोस्ट वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन फिक्स्ड कास्ट तो जा रही थी, सैलरी आपकी जा रही थी। एट दैट टाइम इट कैन बी कॉस्ट सेंटर। प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी ओवर रेवेन्यू, हमारा जो मॉडल ऐसा है, सीएसआईटी ऑपरेशनल फोकस ऐसा है। ये फोकस ऐसा क्यों है कि हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, रेवेन्यू के ऊपर नहीं करते हैं। एक सर्जन आपको किसी भी पेशेंट की सर्जरी में बोल सकता है कि आफ्टर सर्जरी योर करेक्शन कैन बी 85%, कैन बी 90% या 100% भी हो सकता है, 60% वो समझा सकते बोल सकते हैं। इसी तरीके से डायग्नोसिस में भी आ सकता है कि ये डायग्नोसिस 90% है, 95% है, 99% है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नो। यहाँ आइदर 100% और 0, आइदर स्टाइल और नॉन स्टाइल। तो यहाँ पे आपके पास कोई, जब आपको 100% कंप्लायंस देना है, 100% परफेक्शन देनी है, तो वहाँ पे आपका फोकस किस पे होगा?
क्वालिटी के ऊपर होगा, रेवेन्यू पे ऊपर कब उसको हम फोकस ही नहीं करते हैं। और इंटरनल सर्विस मॉडल ऐसा है कि जब हम अपना प्रॉफिट अलग से दिखा नहीं पाते हैं तो उसमें हम अपना बजट अलग से मांग नहीं पाते हैं। हमारा जो भी बजट आता है तो हॉस्पिटल के बजट से आता है। कोई भी नया प्रोडक्ट हम अपने आप ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने बोला। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट से, अनलेस नई ओटी खुलती है या कोई और सर्जन नया आ जाता है, नए प्रोसीजर्स वो ऐड करते हैं, इन दैट केस नया कुछ प्रोडक्ट ऐड हो सकता है। अदरवाइज वही सेट्स रहते हैं और उनकी सिर्फ रीप्रोसेसिंग हम चार्ज कर सकते हैं। और आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्टेगनेंट, जो पिछली साल थी वही इस साल भी है, वही, क्योंकि वही सेट चले आ रहे हैं। ये हमारी लिमिटेशंस है। लैक ऑफ ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंट इतना इम्पोर्टेंस है कि आपके फंक्शन के ऊपर सर्जन की सर्जरी की सक्सेस डिपेंड है। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी में थोड़ी भी कुछ भी स्टेलाइजेशन में इशू आया तो वहाँ पे जाकर के सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हो सकता है। और कई कई केस, हालांकि उसके वजह कुछ और होती है, कई सर्जन्स का नाम हमने देखा है, सेप्टिक सर्जन तक कहते हुए लोगों को बोला है, लोग उनसे सर्जरी, तो हो सकता है उनका टीम में इशू हो या वो टीम में और भी ढेर सारी इशूज आ जाते हैं, जैसे कि आपका एसी का काम नहीं करना, सर्जन के पसीने चू रहे हैं, टीम के पसीने चू रहे हैं, या स्टेलाइजेशन फील्ड मेंटेन न होना। लेकिन हमारी वजह से क्या होता है, इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी बहुत कम सर्जन पाए जाते हैं जो CSSD को विजिट करें। बहुत कम, मैनेजमेंट तो तकरीबन नहीं आता। तब जब तक लोग आएंगे नहीं, हमारी सर्विसेज को देखेंगे नहीं, तब तक वो क्या वैल्यू देंगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। एंड नो एक्सटर्नल क्लाइंट्स, हम इन सर्विस हॉस्पिटल के अंदर ही हमारे जो भी कस्टमर है उनको हम देते हैं प्रोडक्ट, ये हमारे कस्टमर ही हैं, OT है, वार्ड डिपार्टमेंट्स है, बाहर को हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ये एक लिमिटेशंस है। अगर कहीं करना है तो उसके लिए मैंडेट आपको पहले मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा। एंड जब अगर मैनेजमेंट वो मैंडेट देता भी है तो वहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस आपके लिए आ जाते हैं। सपोज करिए कि बाहर के किसी नर्सिंग होम से या छोटे हॉस्पिटल से, ये तब हो सकता है जबकि आपके पास वर्कलोड कम है। ऑलरेडी हम तो देखे हैं कि जहाँ भी जितनी भी CSSD है सब हार्ड प्रेस हैं, सबके पास मैन पावर की कमी है, इतने में ही काम चलाओ, तो इसका चांस बहुत कम होता है। और अगर हुआ तो रेगुलेटरी कंप्लायंस की, जैसे कि किस तरीके से नॉन स्टाइल प्रोडक्ट आएगा और कौन सी गाड़ी में जाएगा, कौन से बैग में जाएगा, ये भी सब आपको फुलफिल करना होता है। लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, जैसे एक्सरे है, वहाँ पे CT स्कैन भी है, MRI भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सिंगल सर्विस मॉडल, स्टरलाइजेशन ही करना है। तो ये एक हमारी लिमिटेशंस है। डाइवर्सिफाइड रहने से है कि अगर यहाँ पे केस कम हो रहे हैं तो इसमें यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया तो रिकवर हो जाता है, बैलेंस बराबर हो जाता है। कंपटीशन फ्रॉम, जो दूसरा है, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हमारे चीफ गेस्ट, कि फूड सर्विसेज भी आजकल स्टेराइल होकर के बाहर जाती हैं, या वेटनरी में भी काफ़ी स्कोप है। मेरे पास 2-3 जगह से फ़ोन भी आया था इसके लिए कि आप हमारे यहाँ आइए, थोड़ा इसका मॉडल बनाइए। तो वो सर्विसेज हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसका एक तो मैंडेट नहीं है। मैंडेट अगर कहीं मिला भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए। कंपटीशन फ्रॉम, आजकल थर्ड पार्टी स्टेलाइजेशन सेंटर्स आ चुके हैं। अगर हम उस फील्ड में जाते हैं बाहर से तो वहाँ पे हमको काफ़ी टफ कंपटीशन मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। थर्ड पार्टी सेंटर किसी हॉस्पिटल का नहीं है, वो एक साथ कई हॉस्पिटल्स या कई छोटे नर्सिंग होम को सप्लाई करते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनके पास एडवांटेज है। अब ये हम काम करते आए हैं, आप देख रहे हैं एक पैक जो है नॉन स्टाइल है, दूसरा स्टाइल पैक है। तो नॉन स्टाइल से आपने स्टाइल बनाया, उसकी वैल्यू ऐड हुई तो उसकी कास्ट तो बढ़ती है। तो कास्ट की बात करें तो कास्ट हम जानते हैं, चाहे सर्विस उस पर लगे या मेहनत लगे, जो या मनी अमाउंट जो भी लगती है उसको हम कास्ट बोलते हैं। अब ये कास्ट कई तरीके की होती है, लेकिन यहाँ मेनली हम 2 कास्ट की बात करेंगे, फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट में जैसे मैन पावर है, आपकी सैलरी है, वो चाहे आपका काम हो CSSD में चाहे ना हो, वो तो खर्चे आपको देने ही देने होंगे। इसी तरीके से मेंटेनेंस है, IT सॉफ्टवेयर की कास्ट है, चाहे दिन में 10
लोड चले चाहे 100 लोड चले, वो बराबर ये कास्ट जानी है। वेरिएबल कास्ट जो डिपेंड करती है लोड के ऊपर, जैसे एक स्टेरिलाइजेशन लोड है, उसमें आपने एक सेट डाल करके स्टेराइल कर दिया और अगली दफ़ा उसमें उसकी पूरी कैपेसिटी सपोज करिए कि 10 सेट आने की है, 10 का 10 डाला तो दोनों की कास्ट में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए इसको वेरिएबल कास्ट बोलते हैं। इनका कास्ट डिसाइड कर, प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, कास्ट प्लस उसमें आप अपना परसेंटेज फिक्स मार्कअप फिक्स कर सकते हैं कि 15% मार्कअप लेना है, 20% मार्कअप लेना है, डिपेंड अपॉन दैट। एंड सेलिंग कम्पिटिटिव प्राइसेस, वो आप जो भी प्राइस फिक्स करेंगे मार्केट की प्राइस से कम होगी तभी वो जा सकता है, सेल हो सकता है। मैं जब जहाँ पे इंडियन स्पाइनल में काम करता था, आपको बताऊँ, अमृतसर से लोग आते थे घास पीस लेने के लिए, जो वहाँ के पेशेंट थे। मैं उनसे पूछता था कि अमृतसर से यहाँ के बीच में ढेर सारे हॉस्पिटल है, आप इतनी दूर क्यों आ रहे हैं सिर्फ इसी काम के लिए? तो वो बोलते थे कहीं मिलता ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल ये सर्विस दे नहीं रहा है और बाज़ार में इस तरीके की चीज़ हमारे पास मतलब इस क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो आपको अगर इस तरीके का कुछ आप करते हैं तो वो एक एडवांटेज आपके लिए होता है। एंड मार्केट कंपटीशन में जो आपके अंदर जो स्टाइल प्रोडक्ट परचेज होते हैं, आपका परचेज खरीदता है, उससे आपको आपके पास एडवांटेज है। अगर इन हाउस आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो क्वालिटी का भी है एंड टाइम का भी है, टाइमली आप सप्लाई कर सकते हैं जल्दी। इसमें हम लोग एक देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट सेट का जो प्राइस फिक्स करते टाइम क्या क्या कास्ट फैक्टर्स उसमें आते हैं। फिक्स्ड कास्ट है मैन पावर कास्ट, जो फिक्स्ड कास्ट हमने बोला कि आपकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड कास्ट है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑफ स्टेरिलाइजर है, वाशर है, आपका HU है, एयर हैंडलिंग यूनिट, तो सबकी कास्ट तो पड़ती है। और लेकिन जो आज कास्ट है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी। हर इक्विपमेंट की, आप गाड़ी खरीदते हैं, इस साल अभी खरीदा 20 लाख की, अगली साल ही वो 15 लाख में हो जाएगी, कोई लेगा नहीं उसको अगर आप अच्छी कंडीशन रहने के बावजूद। तो डिप्रिसिएशन हमेशा होते रहता है। अब कितना होता है इस पे हम आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। इसी तरीके से तो ये कास्ट को ध्यान में रखना होता है। इंस्ट्रूमेंट सेट की जो कास्ट होती है वो और उसका भी डिप्रिसिएशन होता है। इंस्ट्रूमेंट सेट की डिपेंड अपॉन द क्वालिटी, टाइटेनियम इंस्ट्रूमेंट्स है, महंगे आएंगे लेकिन उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। और दूसरा SS इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ भी क्वालिटी कई होती है, कोई 6 महीने में जंग लग जाएगा, कोई 3 साल तक चल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको उसका डिप्रिसिएशन कि इतने दिन के अंदर उसकी कॉस्ट रिकवर होनी है आपको। अगर हॉस्पिटल ओन लैंड पे है, प्राइवेट लैंड पे है, तो वहाँ पे रेंट भी लगाया जा सकता है। अदरवाइज मोस्टली हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट लैंड पे होती है, गवर्नमेंट उनको या तो कंसेशनल रेट में देती है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है खोलने के लिए। वेरिएबल कास्ट में है वॉशिंग क्लीनिंग चार्जेज हैं, जिसमें वाटर कंजम्पशन है पर लोड है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर लोड है, और कंज्यूमेबल्स उसमें जो डिटर्जेंट है, ऑयल्स है, हालांकि ये नॉमिनल होते हैं फिर भी इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। एंड यूटिलिटी कास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन है, और कास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर है, HU की रनिंग कास्ट है, ये सब एक कास्ट फैक्टर में आते हैं। और ये सब का डाटा आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड बायोमेडिकल डिपार्टमेंट से मिल सकता है। मेंटेनेंस कास्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, रिपेयर उसकी होती है, कैलिब्रेशंस होता है, तो ये सब भी कास्ट फैक्टर है, वहाँ पे ध्यान में रखना होगा। पैकेजिंग मटेरियल जो यूज होता है, SMS में होता है, पाउचेज है, जो भी है वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड मॉनिटरिंग कास्ट उसकी जो केमिकल इंडिकेटर्स जो भी हम यूज करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर अगर यूज करते हैं तो वो भी कास्ट फैक्टर है, ध्यान में रखना होगा। अब हम यहाँ पे एक ड्रेसिंग पैड की कास्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो जैसे हम बल्क में खरीदते हैं 10,000 5,000 ड्रेसिंग पैड खरीदते हैं, उसकी फिर पाउच में पैकिंग करते हैं। डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल 2 ड्रेसिंग पैड 3 ड्रेसिंग पैड एक पाउच में डाल करके पैक हम बनाते हैं। तो सपोज करिए कि एक जो पैक आपने पाउच में भरा उसकी कास्ट आपकी 15 रुपीज़ है। उसकी पैकेजिंग मटेरियल जो है, जो पाउच है, उसकी कास्ट सपोज करिए कि 2 रुपये है, इसी के आसपास आती है, 2 रुपीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन लेवल जो आप यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर डेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड बैच नंबर लिखा होता है, उसकी कास्ट
1 से 2 रुपए के आसपास आती है। सपोज करिए कि वो कास्ट 1 रुपीज़ है। इंटरनल केमिकल इंडिकेटर आप डालते हैं, अब वो भी कास्ट 5 रुपया 15 रुपया वेरी करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 रुपीज़ रख लिया। एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर जनरली यूज नहीं करते हैं डिस्पोजेबल में, ये मैंडेटरी है जो इम्प्लांट लोड होता है। लेकिन कई हॉस्पिटल्स का हमने प्रेजेंटेशन में सुना कि हम हर लोड में BI डालते हैं। अगर हर लोड में आप BI डालते हैं तो उस BI की कास्ट भी आपको रिकवर होनी है। और उसको कैसे कर सकते हैं? सपोज करिए कि एक BI की कास्ट 200 रुपीज़ है। एक लोड में आप 2000 ड्रेसिंग पैड डालते हैं, 8 बास्केट है, 4 बास्केट नीचे 4 ऊपर और हर एक में 250 है, तो 1 रुपीज़ पर ड्रेसिंग पैड आप लगाते हैं तो वो कास्ट आपकी रिकवर हो जाती है। मैन पावर कास्ट इसी तरीके से वो भी कास्ट आपको रिकवर होनी है, क्योंकि अब उसको कैसे हम वर्कआउट करें? सपोज करिए कि पूरे महीने की सैलरी मैनेजर और जो भी असिस्टेंट स्टाफ है, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर, सबकी मिल करके सपोज करिए कि 6 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो पर डे वो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 30, 20,000 पर डे आएगा। अब ये 20,000 डेली रिकवर होना चाहिए। वो कैसे होगा? सपोज करिए कि दिन भर में 10 लोड्स हम निकालते हैं, चलाते हैं, तो 10 लोड्स में आनी चाहिए। हर लोड पे कितना आ गया? 2,000 रुपीज़। वो 2,000 रुपीज़ उस लोड में जो भी कंटेंट है उसके ऊपर डिवाइड हमको करना है। और इस तरीके से इस केस में हम देख रहे हैं कि दैट इज़ 1 रुपीज़ पर ड्रेसिंग पैड। अब डेप्रिसिएशन कास्ट। डेप्रिसिएशन सपोज करिए कि स्टेलाइजर हमने 50 लाख रुपए से खरीदा हुआ है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो यानी 10 ईयर्स के बाद वो एक तरीके से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो डिवाइडेड बाय 10, 5 लाख रुपीज़ पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। और पर डे कितना हो रहा है? डिवाइडेड बाय 365, तो आप देख रहे हैं 1370 रुपीज़ पर डे उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। और पर लोड अगर 10 है पर डे 10 लोड्स, तो वो 137 आ जाती है। और डिवाइडेड बाय 2000 आपका 7 पैसे पर ड्रेसिंग पैड अगर आप लगाते हैं तो वो रिकवर होती है आपकी डेप्रिसिएशन कास्ट। इसके अलावा जो कैलिब्रेशन का है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का है, एस्टिमेटेड रिपेयर कास्ट है, वो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। और वो सपोज करिए कि 3 पैसे हैं, तो दोनों को मिला करके वो 10 पैसे पर ड्रेसिंग पैड वो कास्ट आई, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अब इसकी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे ड्रेसिंग पैड का हमने देखा 15 रुपीज़ रखा था हमने, स्टेलाइजेशन पाउच 2 रुपीज़, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस 10 पैसे, यूटिलिटीज़ इंस्ट्रूमेंट सेट के ऊपर लागू है, इसमें नहीं है। अगर वहाँ कास्ट है तो वो आपको जैसे बताया कि आप मेंटेनेंस एंड बायोमेडिकल से वो कास्ट ले सकते हैं। इस केस में जो वाशर की यूटिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, सपोज करिए कि वो 1 रुपीज़ लगाने से पेयर ड्रेसिंग पे 2,000 रुपया अगर वो पर लोड आ रहा है तो इन दैट केस वो 1 रुपीज़ आएगा। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग एंड कंप्लायंस जो है उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन लेवल भी आ गया और इंटरनल केमिकल इंडिकेटर्स भी आ गया, तो दोनों को मिला करके वो कास्ट आती है 6 रुपीज़। एंड मैन पावर कास्ट 1 रुपीज़, टोटल कास्ट आ गई 25 रुपीज़। और उसके ऊपर मार्कअप आप अगर 20% रखते हैं तो वो कास्ट आती है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ आप सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं इसके लिए। आपके हर हॉस्पिटल में प्राइस कमेटी होती है, साल में उसका ये होता है, तो वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट का ये कास्टिंग होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब हो सकता है उससे ऊपर भी जा रहा हो, नीचे भी जा रहा हो। अगली ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो परसेप्शन को तोड़ने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि हम डायरेक्ट बिलिंग नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं लगता। और कई बार हॉस्पिटल का बिलिंग सिस्टम ऐसा होता है कि सर्जरी पैकेज में होती है, 2 लाख रुपया में ये सर्जरी है, 3 लाख रुपया में ये सर्जरी है, 2.5 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, तो वहाँ पे इंडिविजुअली ये चीज़ें पेशेंट को चार्ज नहीं होती। तो वो चार्ज करे ना चले, आपने तो अपना प्रोडक्ट सर्विस दी है, तो आपको डेली कैलकुलेशन करना है हमने कितना ड्रेसिंग पैड, गाज पीसेज, गाउन पैक्स, जनरल पैक्स, लैब पीस 5-6 जो भी इस तरीके की चीज़ें आप दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ओटी में हो चाहे वार्ड्स में हो, पूरी डेली का डेली उसका डाटा बनाना है, महीने के लास्ट में उसका कंपाइल करना है। इसी तरीके से ईयरली आप निकालें। और ईयरली में सपोज करिए कि 1 लाख ड्रेसिंग पैड आपने वार्ड ओटी को दिया है और मार्कअप 5 रुपीज़ है, तो आप यू कैन काउंट कि 5 लाख रुपया ये मेरा रेवेन्यू जनरेशन है।
इस तरीके से। और ये प्रेजेंटेशन जब आपका ईयरली अप्राइजल का टाइम आता है या बजट के टाइम में आपको बुलाया जाता है, उस समय आप पुटअप कर सकते हैं कि ये मेरा आउटपुट है और मैं कॉस्ट सेंटर नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट सेंटर हूँ। इसमें से मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, चाहे सैलरी चाहिए, वट एवर यू कैन कन्विंस। और कोई भी मैनेजमेंट इसको नकार नहीं सकता है इस चीज़ को। बाकी चीज़ें हैं जो टाइम कम है इस पे एक्चुअली पूरा बोलने के लिए तो 45-50 मिनट चाहिए, मैं उसको समराइज करते जा रहा हूँ। तभी एक एक के सिर्फ बताऊंगा कि जो इनएफिशिएंसी सर्विसेज है। अच्छा, ये तो एक्सटर्नल क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोसेसेस कैसे हो, अगर प्रोसेस आपका इनएफिशिएंस है तो उस केस में स्टरलाइजेशन में भी डिले होगा, कई बार कंटामिनेशंस होंगे, बार बार उसकी वजह से आपको रिवर्क करना पड़ेगा, तो आपकी कास्ट को बढ़ाता है। एंड इनएडिक्वेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओवर स्टॉकिंग हो गई वो भी कॉस्ट सेंटर है, अंडर स्टॉकिंग हो गई वो भी कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हर बार छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको परचेज के पास भाग करके जाना पड़ता है और उस समय आपको इमरजेंसी में सामान चाहिए तो आप नेगोशिएट भी नहीं कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट का इसी तरीके से रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाता है इनएफिशिएंट सर्विसेज से टाइमली, तो वहाँ भी आपको कास्ट आपकी पड़ती है। दोबारा जो काम करना पड़ता है कंटामिनेशंस की वजह से वो है। एंड अच्छा, मैं तो इसको देखा ही नहीं। तो ओके लैक ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन है। तो जब आपकी इनएफिशिएंसी है वहाँ स्टाफ ट्रेनिंग भी टाइमली नहीं होगी और वहाँ पे कास्ट आपकी बढ़ती है। लो प्रोडक्टिव अनट्रेंड स्टाफ है तो वो लो प्रोडक्टिविटी होती है। इनएफिशिएंट लेआउट डिजाइन ठीक से नहीं है, आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका ऑटोमेशन नहीं है तो कास्ट आपकी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट आपके रहेंगे। अगर एडवांस इक्विपमेंट आप परचेज करते हैं तो यूज़ करते हैं तो फ्रेगमेंटेड आईटी सिस्टम है तो पुअर इन्वेंट्री मैनेज, हर एक चीज़ के लिए आपको बार बार मैन्युअली जाके काउंट करना पड़ेगा और उसमें कई चीज़ें डेट ऑफ एक्सपायरी हो सकती हैं जो आपके लिए आपकी कास्ट को बढ़ाती हैं। तो ये सलूशन है। आगे हम देखते हैं इसी तरीके से लिमिटेड बजट एलोकेशंस भी हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे आपको बजट नहीं मिल रहा है तो आप एडवांस इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते हो, पुराने स्टेलाइजर से आप चल रहे हो, पुराना स्टेलाइजर बार बार ख़राब होता है, डाउनटाउन बढ़ता है उसका, तो उस केस में भी वो कास्ट सेंटर, और कई बार आउटसोर्सिंग करके आपको सामान मंगाना पड़ता है तो वो आपकी कास्ट को बढ़ाता है। इनएबिलिटी टू लो क्वालिटी सप्लाईज, जैसे कि आपका पाउचेज हो गए, खरीदा है आपने, बार बार उसकी सील खराब हो रही है, नहीं स्टेलाइजेशन सही नहीं हो तो रीवर्क आपको वहाँ पे करना पड़ सकता है। इसी तरीके से एसएमएस, अगर पुअर क्वालिटी की बजट आपको उतना नहीं मिला, पुअर क्वालिटी का आप खरीद रहे हो, बार बार वो टोर्न हो रहा है, फट रहा है, तो वहाँ भी फिर कास्ट आपको बढ़ती है। इनसफिशिएंट स्टाफिंग, कम स्टाफ है, आप कम आदमी में काम कर रहे हो तो एक तो आपको ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा बताने का, दूसरा कि उसकी वजह से अपडेटेड स्किल्स नहीं आ पाएंगी, एंड ओवरवर्कड स्टाफ, थका हुआ, उससे एरर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एरर की वजह से रिवर्क आपको बार बार करना पड़ सकता है, एंड इसके अलावा ओवर टाइम कास्ट भी आपको देनी पड़ती है। तो ये कास्ट सेंटर के एग्जाम्पल हैं जो जहाँ पे इनएफिशिएंसी है। तो इन चीज़ों के ऊपर स्किपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक जगह हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइम हो गया, नहीं लगाया, बायोमेडिकल से पूछा, देखा दूसरे दिन सुबह लेबल लगा के लगा दिया। क्यों? वो प्रैक्टिकल कराया ही नहीं, पैसे नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी, क्योंकि वो भी कास्ट आपकी बढ़ती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका डाउन टाइम आगे जल्दी जल्दी खराब होगा, रिपेयरिंग कास्ट बढ़ेगी, डाउन टाइम बढ़ेगा। इंक्रीज ऑपरेशनल डाउन टाइम, इनएडिक्वेट फैसिलिटी डिजाइन, आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, आपके पास फंड नहीं है तो वो भी एक कॉस्ट का। डिलेड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट इंस्ट्रूमेंट, आप नहीं रिप्लेस कर पा रहे हो तो उसी सेट को बार बार, एक ही सेट आया और उसी के लिए आपको पूरा लोड चलाना पड़ता है, इमरजेंसी में हमको चाहिए, तो आपको कास्ट
वहाँ पे बढ़ती है। इंक्रीज आउटसोर्सिंग कास्ट, डाउन टाइम ज़्यादा होने से आउटसोर्स जब करते हैं। इसी तरीके से लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। रीजन यही है। तो समय कम है, इसके बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो जैसा बताया हुआ इन्होंने कि ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं, वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम रिप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी CSSD कॉस्ट सेंटर नहीं है, उसको एफिशिएंटली आप यूज करें तो, और एफिशिएंटली प्रेजेंटेशन हो मैनेजमेंट के पास तो आपको बोलना है। एक बार हमें कहीं किसी ने बोला था तो हमने बोला कि अगर कॉस्ट सेंटर है तो जस्ट यू क्लोज डाउन द CSSD फॉर 1 डे एंड उसके बाद आप देखिए कितनी अर्निंग आपकी होती है, तो आप उस दिन से आप कॉस्ट सेंटर बोलना बंद करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. It was a wonderful presentation. Actually, I'm sorry that we cannot give more time for him because lot of other activities are pending and lined up. So, I suggest that sir should give a full day session to know more about this, how CSST is worked in a hospital, so that we also may able to convince our management and get the things done by making them open their eyes. Very wonderful thing, sir. Very much thanks Thank you. to you. And would request Sudama Prasad, sir, to kindly come up on the stage and felicitate sir with the memento and shawl. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello.